हेलो दोस्तों, आज एक और बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य काल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों लुसेंट की बुक से हमने सारे क्वेश्चन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बना दिया है ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। बस इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये कोशिश हमारी जारी है कि जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट आपको कंटेंट मिले। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे वो कौन सा चैप्टर होगा? मौर्य काल होगा, मौर्य काल का समय होगा। इसके बाद जो क्लास हम लोग देखेंगे उसमें मौर्योत्तर काल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? एक बात और है, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कम विजिबल हो, तो आज थोड़ा सा आज की क्लास में आप लोग मैनेज कर लेना। ऑप्शन क्वेश्चन तो सही है, ऑप्शन है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? चाणक्य का नाम क्या है दोस्तों? आप सबको पता होगा, विष्णुगुप्त। और इनका एक और अन्य नाम भी है, कौटिल्य। तो ध्यान रखना है कि चाणक्य को कुल 3 नामों से जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य एवं विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। इसके अलावा पूछा जाता है कि ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा पूछा जाता है कि कौटिल्य या चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं, उपनाम से, किस उपनाम से जानते हैं? तो इनको दोस्तों भारत का मैकियावेली कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली कहते हैं क्योंकि मैकियावेली ने राजनीति पर जो यूरोप की पहली राजनीतिक पुस्तक लिखा था, द प्रिंस, इसकी किताब है द प्रिंस, किसकी? मैकियावेली की। ऐसे ही चाणक्य की जो किताब है उस किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो किताब है इसकी तुलना किससे की जाती है? तो इसकी तुलना जो है ये द प्रिंस से की जाती है, जिसके लेखक मैकियावेली हैं और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली, अरे यही क्वेश्चन बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो इसका ऑप्शन है, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र और तिरुवल्लुर का तिरुकुलर। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? आप सबको पता होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस नामक किताब से की जाती है। यहां पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के खंड कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र में कुल कितने खंड हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि कुल 15 खंड हैं। 15 खंड है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पूछा जाता है जो वात्स्यायन का काम सूत्र है इसमें कुल कितने कलाओं का वर्णन है? तो इसमें दोस्तों 64 कलाओं का वर्णन है, ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? दोस्तों सुसीम की हत्या, जो उसका बड़ा भाई था, तो वो शासक कौन था? क्या वो अशोक था? क्या वो अजातशत्रु था? कनिष्क था या सिमुक था? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सुसीम किसका बड़ा भाई था? अशोक का बड़ा भाई था। कहते हैं कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार करके, कितने भाइयों को? 100 भाइयों को मार करके गद्दी को प्राप्त किया था। 100 भाइयों को मार करके गद्दी को प्राप्त किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये पूछा जाता है कि अशोक जब शासक बना था उसके पहले ये कहाँ का राज्यपाल था? तो ये दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था अशोक। कहाँ का राज्यपाल था ये? उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी एक पत्नी थी अशोक की 2 पत्नियां थी, तो जिनमें से उसकी एक पत्नी जो थी अशोक को प्रभावित किया था, उसने बहुत ज्यादा दान किया था और उसका एक अभिलेख भी मिलता है हमें, जिसे हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं। तो ये कहां से मिला है? प्रयागराज से। प्रयागराज के पास कौशाम्बी है, वहां से मिला हुआ है। तो ये कारुवाकी कहते हैं ना, कारुवाकी इसकी दूसरी पत्नी थी और ये अशोक को काफी प्रभावित की थी और इनके द्वारा जो दान किया गया उनका वर्णन एक अभिलेख में मिलता है जिसे रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। और ये कहां पे है? प्रयागराज में अभिलेख, रानी का अभिलेख कहते हैं। तो कभी भी आपसे पूछे रानी का अभिलेख में किसका वर्णन है, तो अशोक की पत्नी के द्वारा जो दान किया गया उसका पूरा वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो प्राकृत एक भाषा है, लिपि है, कौन सा ही इसमें से दोस्तों एक का प्रयोग किया था? अर्धमागधी का, सौरसेनी का, मागधी का या अंगिका का? तो अर्धमागधी का, अशोक ने हर जगह पे अर्धमागधी शब्द, अर्धमागधी का प्रयोग किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था?
तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहां पर अशोक को भेजा था? ये सर बिंदुसार कौन है? अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। और ध्यान रखना है कि बिंदुसार नहीं चाहता था कि अशोक शासक बने। अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक कहां का राज्यपाल था? उज्जैन का। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि एक विद्रोह होता है तक्षशिला में। कहां पर विद्रोह होता है दोस्तों? तक्षशिला में एक विद्रोह होता है। तो इस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले तो बिंदुसार के द्वारा जो उसका सबसे प्रिय पुत्र था, जिसका नाम सुसीम था, उसको भेजा गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और बाद में अशोक को भेजा गया, और जब अशोक ने वहां पर जाकर के विद्रोह को दबा दिया तो उसके बाद अशोक का काफी नाम हुआ, है ना, बढ़िया से। हालांकि उसने ऐसा नहीं कि बलपूर्वक दबाया था, बल्कि वहां पे संधि समझौता किया था। तो ये जो होगा ये तक्षशिला होगा। और ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियदसी भी था? यानी कि इसके सभी अभिलेखों पे इसका नाम देवान पियदसी मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्यारा। देवताओं का प्यारा, इसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्यारा। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस शासक की बात हो रही है। तो यहां पर अशोक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अशोक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें दिया हुआ है कुछ प्राचीनतम। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट को फंसाता है, और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बिल्कुल फंस करके उन्हें ये नहीं समझ में आता कि आगे हम क्या करें। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं और आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बिल्कुल इसको नोट कर लेंगे। एक ट्रिक है हसीना मासूक सा, बस इस ट्रिक को आप याद रखें और ऐसे 100% क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। निश्चित तौर पर गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हसीना मासूक सा। तो ह से हर्यक वंश, ह से क्या हो जाएगा? हर्यक वंश, हर्यंक वंश। ठीक है, हर्यंक वंश। सी से शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, मौर्य वंश। सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश, कण्व वंश। सा से सातवाहन वंश, सातवाहन वंश। तो इस तरीके से मगध के ये सभी प्रमुख राजवंश हैं जिन्होंने बारी बारी से भारत पर मगध की गद्दी पर बैठ करके शासन किया। अब इसमें अगर कभी भी आपसे ऐसा सीक्वेंस पूछा जाएगा तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्राचीनतम है। जैसे मौर्य दिया हुआ है, गुप्त दिया हुआ है, कुषाण दिया हुआ है, कण्व दिया हुआ है। तो गुप्त तो इसमें नहीं है, लेकिन बाकी मौर्य है, कुषाण है, कण्व है। तो ये आप आसानी से, कुषाण भी नहीं होगा, इसमें से आसानी से आप पहचान सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम जो है वो मौर्य है। बाकी जो गुप्त वगैरह आएंगे वो सब इसके बाद आएंगे। तो यहाँ पर मौर्य वंश आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा हो जाएगा? मौर्य राजवंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त किसके प्रधानमंत्री थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि एक चीज क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उस टाइम प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री को महामात्य कहते थे। क्या कहते थे? महामात्य कहते थे। जो प्रमुख प्रिय प्रधानमंत्री होता था राजा का, उसे महामात्य कहते थे। ठीक है, तो किसका प्रधानमंत्री था कौटिल्य? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और सच कहूं तो कौटिल्य या चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी को प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को स्वीकार कर लिया? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। अशोक जो राजा बना, ये समय पूछा जाता है आपसे, तो 269 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर 273 भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 269, ज्यादा सही जो मान्यता है 269 का है। फिर इसने अपने राजा बनने के 8वें वर्ष में, ये पूछा जाता है इसलिए मैं इतना डीप में बता रहा हूं आपको ना, ये नोट कर लेंगे आप और याद कर लेंगे। अशोक जब राजा बनता है उसके 8वें वर्ष में इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। कलिंग पर जब ये आक्रमण किया तो दोस्तों इस युद्ध को अशोक द्वारा जीत लिया गया, लेकिन बहुत भयंकर खून खराबा हुआ। इतना ज्यादा रक्तपात देखने के बाद कहते हैं कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कि मेरे एक जिद की वजह से इतने सारे लोग मारे गए। और कहते हैं कि ये इतना ज्यादा आहत हुआ इस रक्तपात को देख करके कि अशोक हमेशा के लिए युद्ध का जो नीति था उसको उसने त्याग दिया और पूरी तरीके से एक सन्यासी की भांति, भले ही वो गद्दी पर बैठा हुआ था लेकिन एक
सन्यासी की भांति एक त्याग का भाव लेकर के वो पूरी तरीके से शासन करने लगा। और दोस्तों देखते ही देखते उसका साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया। और कहते हैं कि कलिंग युद्ध ही वह कारण था जिसकी वजह से अशोक पूरी तरीके से सन्यासी बना। लेकिन वही एक कारण था, मौर्य वंश का पतन भी प्रारंभ हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो अशोक के बाद के राजाओं का नाम भी किताबों में नहीं मिलता है ना। तो मौर्य वंश का पतन भी वही माना जाता है। खैर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रोचक तथ्य है, आप ध्यान रखना। अशोक राजा 269 ईसा पूर्व में बना और कलिंग युद्ध 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके भारी रक्तपात को देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का 2 कारण बताया जाता है। एक कारण बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन एक दूसरा कारण भी बताया जाता है कि जो निग्रोध था, निग्रोध नाम का एक सन्यासी आया था, निग्रोध नाम का एक सन्यासी इसके दरबार में आया और कहते हैं कि इससे यह प्रभावित होकर के अपने गद्दी के 4थे वर्ष में ही इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इसको बकायदा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। यह भी पूछा जाता है किसके द्वारा? उपगुप्त नाम के भिक्षु द्वारा, उपगुप्त नाम के भिक्षु द्वारा। कहते हैं ये इसका चचेरा भाई या भतीजा था और उसके द्वारा ये प्रभावित होकर के उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य विस्तार हुआ, पहली बार भारत में, पूछा जाए कभी भी आपसे कि पहली बार भारत में सबसे दोस्तों ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली बार साम्राज्य का विस्तार किसने किया था। अगर कभी भी साम्राज्य विस्तार में पूछा जाएगा या भारत में साम्राज्य बनाने की बात होगी तो ये हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य बताएंगे। दूसरा कोई नाम नहीं लेंगे, ना तो बिंबिसार का, ना तो अजातशत्रु का, किसी का नहीं। पहली बार साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को इस साम्राज्य को बनाने में किसने मदद की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके जो प्रधानमंत्री हैं और उसके गुरु भी कौन? चाणक्य। तो ये ध्यान रखना आपको, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को गाइड किया गया और इसी बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है एक बहुत मध्य प्रदेश में है, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्थान है। कभी आप जाएंगे, यहाँ पर सांची का स्तूप है और वो बहुत फेमस है। वहाँ पे बहुत ज्यादा बौद्ध भिक्षु भी जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि ये किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? क्या ये जैन धर्म का, क्या ये बौद्ध धर्म का, ये मुस्लिम का या ईसाई का? तो यहाँ पर स्तूप है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे कि सांची का स्तूप हमारे कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, यहां पे बौद्ध धर्म नहीं कह रहा है, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत खूबसूरती से बताएंगे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में संलेखना प्रथा के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या यह बात आपको पता है कि भारत के किसी महान शासक ने अपने प्राण को इसलिए त्याग दिया क्योंकि किसी धर्म की मान्यता थी ऐसी, और ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो संलेखना प्रथा से इसने अपने प्राण को त्याग दिया था, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कई बार यह पूछा जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना किस शासक को हटा करके की गई थी। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो वंश पूछा जाएगा तो नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश स्थापित किया गया था। और नंद वंश का शासक कौन सा था उस टाइम? तो धनानंद या घनानंद कहते हैं, धनानंद। और इसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी गई। तो यह आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, 5 स्टार इसको लगा सकते हैं। हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? पढ़ ध्यान रखना है कि पढ़ मौर्य वंश का मुद्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आपसे पूछ रहा है कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। क्या अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है?
क्या चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक नहीं है? क्या अशोक मौर्य वंश का शासक नहीं है? या बिंदुसार मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो आपसे नहीं पूछ रहा है तो जो अजात शत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये किस वंश का शासक है, क्योंकि ये आप बताएंगे कमेंट में। कमेंट दोस्तों जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट ही है जो हमें और आपको जोड़ता है। तो इसलिए आपके कमेंट का भी हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे अजात शत्रु किस वंश का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यहां पर आपसे पूछा किया जा रहा है अशोक का उत्तराधिकारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ये कई बार पूछा गया है। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से, मौर्य वंश के बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बता पाए आप तो समझ लीजिए आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, तो यहां पर मुद्रा राक्षस का लेखक आपसे जब पूछा जाएगा तो आप क्या अश्वघोष बताएंगे, विशाख दत्त बताएंगे, कालिदास बताएंगे और भास बताएंगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। क्या है? विशाख दत्त है। लेकिन ये चारों के चारों ही लेखक और इनके किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर स्टूडेंट को जानना ही चाहिए। ये चार किताबें तो बिल्कुल 100% जानना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, भास की किताब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो ये आप बताएंगे स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता ये किताब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे भास। कालिदास की सबसे ज्यादा जो किताब पूछी जाती है, कई सारे हैं, रघुवंशम है, इसके अलावा मालविकाग्निमित्रम है ना, बहुत सारी किताबें हैं इनकी, लेकिन मालविकाग्निमित्रम इनकी किताब ज्यादा फेमस है ना, मालविकाग्निमित्रम। रघुवंशम है ना, बहुत सारी किताबें हैं। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम है। बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की, जो कि कनिष्क के दरबारी थे ये। नेक्स्ट है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। देखिए मौर्य वंश के, कई बार ये पूछा जाता है ना कि विशाख दत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस एक नाटक है और ये 4वीं सदी में लिखी गई किताब है। ये मौर्य वंश के समय की नहीं है, ये बहुत बाद की लिखी हुई किताब है। तो ये पूछा जाता है कि ये जो किताब लिखी गई है मुद्रा राक्षस, ये किस वंश की जानकारी देती है? तो भले ये नाटक बाद में लिखा गया है लेकिन ये मौर्य वंश की जानकारी देती है। आप रट लेंगे इसको कि विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है ये मौर्य वंश की जानकारी देती है। तो इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें दोस्तों एक नाटक की तरह बताया गया है और इसमें यह बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी थे ना, जो उसके दरबार में रहने वाले लोग थे, वो आपस में गुप्त संधि करते थे जिसे दुर्भी संधि कहते हैं। और वो लोग मिल करके हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, लेकिन हर बार चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को बचा लिया जाता था। इस तरीके से इसमें नाटक लिखा हुआ है। तो दो चीजें आपको पता लगी। पहली बात, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, ये किस वंश की जानकारी देता है? तो ये मौर्य वंश की जानकारी देता है। फिर पूछा जाएगा कि किस शासक की जानकारी देता है और क्या बताता है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ जो षड्यंत्र होते थे दरबार में, जो दुर्भी संधियां होती थी, उनके बारे में हमें इजीली से पता चल पाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच के संघर्ष की कहानी है? बिल्कुल नहीं। एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है? बिल्कुल नहीं। दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा है? ऐसा भी नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो सही जवाब है वो यही डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मालवा कहां पे दोस्तों? गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, अगर आपने वो वाला इलाका जानते होंगे आप, जो चंबल का क्षेत्र है ना, तो वहीं पर मालवा का पठार है। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? कायदे से तो ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि पहली बार किस मगध के शासक ने जीता था, लेकिन कोई नहीं, ये पूछ लिया कि किस शासक द्वारा पहली बार जीता गया था। तो क्या ये हर्षवर्धन था, क्या ये स्कंदगुप्त था, क्या ये विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पहली बार इसको जीता गया था। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध, ये तीन विधाएं थी, जो तीन विधि थी जो अशोक के शासन करने के तरीके को संदर्भित करता है। सहिष्णुता मतलब दयालुता, उदारता मतलब एक तरीके से
लोगों के प्रति काफी नरमी बरतना, और सहिष्णुता का तो मतलब होता है सहनशीलता, है ना, और उदारता का मतलब होता है कि एक तरीके से दूसरे के प्रति काफी दया भाव रखना, और करुणा। तो के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अब ये बड़ा रोचक तथ्य है सर कि क्या हमें अशोक के सभी अभिलेख मिलने वाले शहरों को याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये फैक्ट बस आप ध्यान रखना कि अशोक के अभिलेख हमें हर इंपॉर्टेंट शहर में, मतलब काफी जगहों पर अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं, लेकिन स्वयं उसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र अशोक की राजधानी थी, वहां से हमें एक भी अभिलेख नहीं मिलता। और इसलिए आप इस चीज को हमेशा याद कर लेंगे कि अशोक की राजधानी से हमें कोई सा भी अभिलेख नहीं मिला है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? पाटलिपुत्र। गिरनार से मिला है, कांधार से मिला है, टोपरा से, कहीं से भी दिया होगा वहां से मिलेगा, लेकिन अगर पाटलिपुत्र दिया हुआ है तो यहां से नहीं मिला, और ऑप्शन में हमेशा पाटलिपुत्र देगा अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र का लेखक है वो किसके समकालीन है? तो आप मुझे बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक है कौन? चाणक्य हैं भैया, कौटिल्य हैं, चाणक्य। अब ये कह रहा है कि इसके जो लेखक है वो किसके समकालीन है? क्या ये अशोक के समकालीन है? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है? क्या ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन है? या ये समुद्रगुप्त के समकालीन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। जो समुद्रगुप्त हैं इनके जो राज दरबारी है वो कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। ठीक है, हरिसेन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के बाद पूछा जाएगा तो क्या मौर्य है, शुंग है, गुप्त है, कुषाण है? अब आप लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? मौर्य वंश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? केंद्र क्या था? मतलब मौर्य काल में जो शिक्षाएं दी जाती थी, कई सारे केंद्र थे शिक्षा का, लेकिन सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा था? क्या ये वैशाली है, नालंदा है, तक्षशिला है, उज्जैन है? अगर आप चाणक्य के बारे में पढ़े हो या ये कहानी जानते हो कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था, जिसे हम लोग अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, जब वो भारत पर आक्रमण करने आ रहा था तो कहां के प्राचार्य थे? चाणक्य, जो वहां से भाग करके मगध में आकर के और सिकंदर को रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये कहां के प्राचार्य थे? चाणक्य। आप मुझे बताइए, तो इसका सही जवाब होगा तक्षशिला। ठीक है, नेक्स्ट है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? क्या ये अर्थशास्त्र है? क्या ये ऋग्वेद है? क्या ये पुराण है? या ये इंडिका है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम, सर ये मेगस्थनीज कौन है? ये दोस्तों एक यूनानी था, एक यूनानी यात्री था, यूनानी यात्री था, यात्री नहीं कहना चाहिए वैसे, ये किसी के सहयोगी में था जो यहाँ पे भारत में आया था, है ना। सिकंदर आया था और सिकंदर के साथ सेल्यूकस निकेटर भी था, और उसी सेल्यूकस निकेटर के साथ में ये मेगस्थनीज रहता था। सेल्यूकस निकेटर का जो युद्ध है ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में जीत जाता है, और उसके बाद से ही मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है घूमने के लिए, और काफी लंबे समय तक यहां पर था, और इसने भारत को इंडिया के नाम से एक पूरा वर्णन, यात्रा वृत्तांत लिखा। इंडिया लिख रहा था, ये इंडिका हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इंडिका है ना, इंडिका किसका? एक छिन्न भिन्न पूरा यात्रा वृत्तांत है हमारे इंडिया का। ये किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने लिखा है। क्लियर है? तो ये क्या कह रहा है, पुस्तक का नाम क्या है? ये इंडिया है, इंडिका है। ठीक है, इंडिका है मेगस्थनीज की। नेक्स्ट है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है? क्या ये भास है? भास का किताब क्या है? स्वप्न वासव दत्ता। क्या ये शूद्रक है? शूद्रक, या विशाख दत्त है, या अश्वघोष है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, यानी वह सोर्स आपको बताना है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा वर्णन हमें दिखाई दे। तो क्या ये दिव्यावदान है? क्या ये अर्थशास्त्र है? क्या ये इंडिका है? या ये अशोक के शिलालेख हैं? देखिए इसका जो सही जवाब है ये दोनों के दोनों हो सकते हैं, दोनों के दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा वर्णन उपलब्ध है। तो इसका जो ज्यादा सही जवाब होगा वो होगा इंडिका।
इंडिका में पूरे प्रशासन के बारे में बताया गया है। हालांकि प्रशासन के तरीके के बारे में अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कह रहा है प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वर्णन इंडिका में ज्यादा मिलता है। कुछ किताबों में इसका सही जवाब अर्थशास्त्र भी बताया गया है, लेकिन ज्यादा सही इंडिका है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के अभिलेख में जो हमें भाषा मिलती है, क्या संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या हिंदी है? तो अशोक के जो शिलालेख है इसमें दोस्तों हमें भाषा जो मिलती है, क्या कह रहा है, प्रयुक्त होने वाली भाषा पाली भाषा है। ठीक है, लिपि जो है वो प्राकृत है या अर्धमागधी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन मतलब दक्षिण भारत की विजय प्राप्त किसने की थी? किस शासक ने भारत में पहली बार निम्नलिखित में से किस मौर्य दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने? तो जो पहली बार दक्कन का विजय प्राप्त किया वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। कुछ किताबों में अशोक मिलेगा लेकिन गलत हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें परिषद बताता है, जिसमें अहिर बताता है, ये कई तरह के 7 वर्ण, हालांकि ये वर्ण व्यवस्था नहीं बताता, ये कहता है भारत में कुल 7 तरह के लोग रहते हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये 7 लोगों का बताता है कि भारत में कुल 7 तरह के लोग रहते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि इसने कहा कि दास प्रथा नहीं है, भारत में दास नहीं है, भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन यूरोप में उस टाइम दास प्रथा था, तो इसने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। हालांकि इसके जो सोर्स हैं वो इस मामले में गलत साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं तो उसमें हमें ऐसा एहसास होता है, या जब चाणक्य का हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि भारत में दास प्रथा थी, लेकिन ये साफ साफ कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, दास वाली व्यवस्था नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कि इसके यहां जैसा दास था वैसी व्यवस्था यहां पर नहीं थी, इसलिए इसने मना कर दिया कि नहीं, भारत में कोई स्लेवरी सिस्टम नहीं है, दास व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये कह रहा है अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे। क्या ये आर्थिक जीवन पर बताता है, ये राजनीतिक नीतियां बताता है, ये धार्मिक जीवन बताता है, या ये सामाजिक जीवन बताता है? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? देखिए, मिला जुला तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन जो ज्यादा परफेक्ट है वो राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक नीतियां इसमें बताई गई है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। और इसी में ध्यान रखना है कि सप्तांग सिद्धांत बताया गया है। क्या बताया गया है? सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। और ध्यान रखना, ये सप्तांग सिद्धांत क्या है? सबसे बड़ा होगा राजा, राजा के बाद अमात्य, राजा अमात्य, फिर जनपद, जनपद, फिर दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड और फिर मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो ये इसके चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, जिनको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक का तो साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन कौन सा ऐसा दोस्तों, कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? क्या अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग? तो इसका ज्यादा सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका। श्रीलंका में दोस्तों वहां पर एक राजा राज करता था जिसका नाम था तिस्स, तिस्स वंश का राजा था। तो तिस्स वहां पर शासन करता था और वो अशोक को काफी कॉपी करता था। यही मोगली पुत्र तिस्स जो अशोक के साथ आकर के तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी किया था, ये बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो ये ध्यान रखना है, तिस्स यहाँ का शासक था और श्रीलंका में अशोक का कब्जा नहीं था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को पहली बार किसने राजधानी बनाई थी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने? अब अगर यहाँ पर उदयन होता तो हम उदयन को बताते, लेकिन इनमें से कह रहा है कि कौन पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? राजधानी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किस चीज से बना था? अभी पाटलिपुत्र में दोस्तों एक खंडहर मिला है जिसमें लकड़ी के मकान मिले हैं और आज तक वो एज इट इज वैसे ही मिला है, जो अनुमानतः इतिहासकारों द्वारा ये माना गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही मकान हो सकते हैं। और ये किसके बने थे? तो ये लकड़ी के बने थे। ठीक है, इसका वर्णन भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है, बराबर जो कि पहाड़ियां हैं, बराबर है ना, की गुफाओं का
उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? मतलब कि अशोक, वैसे तो ये अशोक ने बनवाया था। अशोक ने दोस्तों है ना 4 वो बनाया था, पहाड़ों को काट करके गुफाओं का निर्माण कराया था, है ना, 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। तो वही पूछ रहा है कि ये किसके रहने के लिए अशोक ने ऐसा बनवाया था? तो ये आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए बनाया था। सर ये आजीवक संप्रदाय क्या है? अगर आपको आजीवक संप्रदाय नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए, बहुत रोचक तथ्य है। आजीवक संप्रदाय का जो प्रारंभ करता है वो मक्खली घोषाल है। मक्खली घोषाल है। आजीवक संप्रदाय क्या होते हैं? मक्खली घोषाल द्वारा एक संप्रदाय स्टार्ट किया गया, आजीवक संप्रदाय। और ये जो आजीवक संप्रदाय हैं ये दोस्तों बहुत ज्यादा भाग्यवादी होते हैं, बहुत ज्यादा नियतिवादी कहते हैं, भाग्यवादी या नियतिवादी कहते हैं इनको। और ध्यान रखना है कि ये मतलब अपने आप को एकदम कहते हैं कि हर चीज किस्मत पे छोड़ दो और जितना ज्यादा अपने आप को सुख दे सकते हो सुख दो, उपभोग करो जितना ज्यादा। तो ये कहते हैं कि अगर उधार लेकर के घी पीना है तो उधार ले लेकर के घी पियो, अपने आप को आनंद में रखो, बाकी सब भाग्यवादी, भाग्य में लिखा होगा तो दुख आएगा जाएगा, अच्छा बुरा होगा, कोशिश करो अपने आप को हमेशा खुश रखने की। तो ये किसका सिद्धांत है? ये मक्खली घोषाल का आजीवक संप्रदाय इसी चीज को मानते हैं। और ये दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में रहते थे। तो ये अशोक ने इनके लिए बनवाया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? भाई हमारा ये प्यारा सा भारत है, तो हमें एक अभिलेख मिलता है जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये इसका शासन तो यहां तक है। ठीक है, ये ठीक है। अब यहां पर इतने बड़े साम्राज्य पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था। अब हमें कैसे पता चला कि पश्चिमी भारत में भी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो शासन करता था? तो क्या कलिंग अभिलेख से? कलिंग युद्ध तो भाई पूरब में है, तो हमें पश्चिम का कैसे पता लगेगा? क्या अशोक का गिरनार अभिलेख? अशोक का गिरनार अभिलेख नहीं है। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसी से पता लगता है कि भाई जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये पश्चिम में शासन करता था। तो सर कैसे पता लगा? देखिए ये जो, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, ये जो रुद्रदामन है इसने एक अभिलेख गढ़वाया, जूनागढ़ अभिलेख, और ये संस्कृत की पहली अभिलेख है। संस्कृत, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए ना कि संस्कृत भाषा पूर्णतः संस्कृत में लिखा हुआ भारत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो वो आप बताएंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जो रुद्रदामन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि इसने एक अभिलेख गढ़वा करके इसने ये बताया कि वहीं पर एक सुदर्शन झील है गुजरात में। क्या है? सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और मैं इसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, तो ये किसने किया था? रुद्रदामन ने। तो रुद्रदामन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। हालांकि यहां पर ध्यान रखना है कि रुद्रदामन का जो मंत्री है उसके बारे में पूछा जाता है, नाम की किसने ये किया था इसका पुनर्निर्माण। तो पुनर्निर्माण अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है कोई गुप्त है, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, अभी दिमाग में था। चलिए आप कमेंट करके बताएंगे, कमेंट करके आप बताएंगे कि रुद्रदामन का वह कौन सा मंत्री था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। देखिए अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उन सब में देवनाम पियदसी मिलता है, और कुछ 4 अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं? 4। तो ध्यान रखना है कि अशोक के 4 अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सब में अशोक का नाम देवनाम पियदसी मिलता है। क्या आपको पता है ये 4 अभिलेख कौन से हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है मास्की अभिलेख, मास्की। दूसरा है गुर्जरा। मास्की कहां पे है? तो मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा कहां पे है? गुर्जरा ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तीसरा है नेटूर, ये कहां पे है? तो ये कर्नाटक में है। और उदगोलम ये कहां पे है? तो ये भी कर्नाटक में है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अशोक के ये 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी सब में देवनाम पियदसी मिलता है। लेकिन एक अभिलेख है जिसमें उसे राजा अशोक बताया गया है कि मैं मगध का राजा अशोक हूं। तो ये उसे मगध का राजा
किस अभिलेख में बताया गया है? तो ये दोस्तों बताया गया है भाब्रू अभिलेख, जो कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान का जो भाब्रू स्तंभ लेख है, इसमें अशोक का नाम तो नहीं, लेकिन बताया गया है कि अशोक जो है ये मगध का राजा है। तो ये आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? अभी मैंने बताया था, क्या कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पहली बार भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का हमें एक अभिलेख मिलता है देहरादून के पास में। कौन सा अभिलेख है वो? क्या देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में? कालसी में, जो कि देहरादून के पास है। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप दोस्तों किसने बनवाया था? क्या अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, खरगोन ने? तो अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था, याद कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा अभिलेख, सबसे बड़ा स्तूप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में केसरिया है तो केसरिया इससे भी बड़ा स्तूप है, जो कि बिहार के गया क्षेत्र में है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सबसे पहला जो था वो अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा था। लेकिन किस लिपि को इसने, क्या अशोक के 4 अभिलेख, 4 लिपियों में मिलता है अशोक का अभिलेख, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, क्या इसने सारी लिपियां पढ़ ली? नहीं, इसने केवल ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार खोजा किसने था? तो टिम्फे थेलर ने पहली बार अशोक के अभिलेख को खोजा था। कब खोजा था? 1750 में अशोक के अभिलेख को खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? सॉरी, कलिंग युद्ध का विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का जो विजय है, यही याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें शिलालेख में। इसके अलावा क्षत्रियों का वर्णन भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत है मेगस्थनीज, ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार से आया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था। किसके दरबार से आया था? सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था, निकेटर के दरबार से आया था। दूसरा है, सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था। दूसरा फैक्ट ये है कि ये कहां का था? तो ये एक यूनानी था। ये क्या था? यूनानी था। इसके अलावा इसने पहली बार पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पालीब्रोथा कहा था, पालीब्रोथा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर जो था दोस्तों, भारत का जो, यूं समझिए ऐसे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य है, और इधर अफगानिस्तान क्षेत्र में, यूनानी क्षेत्र में सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य था, सेल्यूकस निकेटर का साम्राज्य था। और इन दोनों के मध्य टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई, और इसके बाद बॉर्डर को लेकर के ही दोनों के मध्य घमासान युद्ध हो गया। यह युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में। लेकिन जब दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर को पराजित हुआ, सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया, और चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध में विजय प्राप्त किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया तो इन दोनों के मध्य संधि समझौता हुआ। अब यहां पर संधि समझौता बड़ा ही यूनिक है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस संधि समझौते में क्या हुआ। क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य जब 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले तो एरिया, पहला परिणाम यह है, एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेनिसदाई, ये 4 क्षेत्र है ना, ये आपको रटना नहीं है। ये 4 क्षेत्र हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गए, प्राप्त हो गए। तो ये पहला परिणाम था। दूसरा क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कौन थी? हेलेना, ठीक है। तो हेलेना का विवाह हो गया किससे? विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका विवाह हो गया। जो तीसरा परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आ गया? मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज, ये किसके दरबार में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया। तो ये तीन चीजों का शुद्ध लाभ, तीन चीजों का शुद्ध लाभ किसको मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन बदले में अब भाई ये ससुर हो चुके थे, जो सेल्यूकस निकेटर थे वो एक ससुर हो चुके थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथियों का उपहार किया गया अपने ससुर को, जो सेल्यूकस निकेटर थे। तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार मिला और हमारे भारत का यह पहला इंटरनेशनल विवाह था। तो आप इसको भारत का पहला इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, क्या अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? तो इसका सही जवाब है अशोक। अशोक कहता था अपने इसका जो छठा बृहत शिलालेख है उसमें यह कहता है कि अगर मैं अपने शयन कक्ष में भी आराम कर रहा हूं, लेकिन अगर जनता को इमरजेंसी या हमारे जो कर्मचारी हैं अगर उनको कुछ जरूरी काम से हमें मिलना है तो निसंकोच मिल सकते हैं हमसे। तो इतना जैसे जनता के बीच में हमेशा ये रहने वाला राजा था। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अपने राज्य की सीमा को बढ़ा लिया था, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? भारी रक्तपात को देख करके युद्ध की नीति हमेशा के लिए इसने त्याग दिया था। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में है? तो प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भाषा है वो प्राकृत है, जो लिपि है वो ब्राह्मी है ना। लिपि ब्राह्मी ध्यान रखेंगे और भाषा प्राकृत ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल का बताया गया है? यहां पर ध्यान रखना है कि दोस्तों दो चीजें हैं, एक बौद्ध ग्रंथ होता है, एक क्या होता है? बौद्ध ग्रंथ होता है, और एक क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ होता है। क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है। इन दोनों में चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है कि वह एक क्षत्रिय था, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ जब हम देखते हैं तो इसमें उसे क्या बताया गया है? शूद्र बताया गया है, शूद्र बताया गया है। तो ये दो बातें तो है ही है, लेकिन इसके अलावा एक हमें किताब मिलता है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने किस किस चीज का विकास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस किस मौर्य वंश के शासकों ने किसका विकास किया था? मतलब किसको बड़ा बनाया, आगे बढ़ाया, विकास किया? तो संस्कृति को, कला को और साहित्य को, नो डाउट बिल्कुल सही है। कला, साहित्य ये सब हमें मौर्य काल में बिल्कुल व्यवस्थित दिखाई देते हैं। सोने के सिक्के नहीं भाई नहीं, सोने के सिक्के भारत में पहली बार यूनानियों की देन है। प्रांतीय विभाजन बिल्कुल सही है, अशोक का साम्राज्य कुल 5 खंडों में विभाजित था। हिंदू कुश तक साम्राज्य था, ये बात भी सही है। तो 1 3 4, 1 3 4 किसमें है? 1 3 4, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कथन 1, पहला कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। एक ही कथन दिया हुआ है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसके आगे बढ़ा देंगे। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कलिंग एवं मगध एवं दक्षिण भारत का व्यापारिक मार्ग कलिंग से गुजरता था, कलिंग से गुजरता था। तो दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, और दूसरा स्टेटमेंट है कि मगध एवं दक्षिण भारत का जो व्यापारिक मार्ग था वो कलिंग से होकर के गुजरता था। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ये दोस्तों होगा कि ये सही है और व्याख्या भी करता है।
व्याख्या क्यों करता है? क्योंकि अशोक ने कलिंग पर जो आक्रमण किया था, कभी भी उसका कारण पूछा जाएगा कि कलिंग पर इसने आक्रमण क्यों किया। तो जैसे ही आप इंडिया का मैप देखेंगे, चलिए यहां पे मैं बनाता हूं, बहुत बढ़िया तो मैं नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम इंडिया का मैप देखते हैं तो यहां पर है मगध क्षेत्र और यहां पर है दक्षिण भारत। तो ये जो रास्ता इधर से व्यापारिक रास्ता ऐसे होकर के जाता था, वो कलिंग क्षेत्र से होकर के गुजरता था। और यही वजह है कि ये चाहते थे कि कलिंग के लोग कभी भी लूटपाट ना करें या व्यापार हमारे सुरक्षा रहे व्यापार को, और इसीलिए इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो ये इसका सबसे प्रामाणिक कारण था। नेक्स्ट है, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें क्या है? संगम राज्य क्या होता है? दक्षिण भारत के जो चेर चोल पांडे वाले राज्य हैं उनको संगम राज्य कहते हैं, दक्षिण भारत के। तो ये हमें बताते हैं उनमें क्या शामिल है। पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका जो सही जवाब है दूसरा और 13वां शिलालेख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम, अशोक का नाम मिलता है? तो मैंने अभी बताया था मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, ये 4 अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कालसी में, रुमनदेही में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में, मास्की में। तो मास्की, और मास्की कहां पर है ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको लिख करके बताया था, इसलिए आप कमेंट करके बताएंगे। देखता हूं मैं कि आप कितने कॉन्शियस होकर के इस क्लास को देख रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? मतलब गलत बात कह रहा है अशोक के अभिलेख के बारे में। इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, सब आपको गलत बताना है। ये स्तंभ संरचना के भाग हैं, स्थापत्य संरचना के भाग हैं, स्थापत्य संरचना। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा एक गलत है। इन पर बढ़िया पालिश है, ये बात बिल्कुल सही है। ये अखंड है, ये भी बात बिल्कुल सही है। स्तंभों का शेफ्ट सुंडाकार है, ये बात भी सही है, सुंडाकार मतलब बेलनाकार। और ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला ये क्वेश्चन है। तो ये है अशोक। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस किताब में हमें जानकारी मिलती है कि अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था? तो ये दोस्तों जो राज तरंगिणी किताब है, जिसके लेखक कौन है? राज तरंगिणी। और आप कमेंट करके बताएंगे, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम हर एक तैयारी करने वाले छात्र को पता ही होना चाहिए, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये राज तरंगिणी। राज तरंगिणी रचना है, ये किसने लिखा है? इसका अर्थ होता है राजाओं की नदियां। और इसी किताब में पहली बार बताया गया था कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हमें मिलता है? तो वो कौन से किताब है? क्या अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में, या बृहत कथा मंजरी में? बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखा गया है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, और अर्थशास्त्र चाणक्य की किताब है। तो किसमें शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? मैंने अभी बताया था ना कि अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की 2 कहानियां मिलती हैं। एक कहानी मिलता है कि अशोक ने दोस्तों निग्रोध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, और दूसरा है कि कलिंग युद्ध का रक्तपात देख करके अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो 2 कहानियां हमें मिलती हैं। ये मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो इसका सही जवाब होगा उपगुप्त ने। नेक्स्ट है निग्रोध, इसमें निग्रोध ही दिया हुआ है एक ऑप्शन, और दूसरा है उपगुप्त। नेक्स्ट है, किसने पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहा था? अभी तो मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा पहली बार किसने कहा था? मेगस्थनीज ने। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है ईरानियों ने, तुरानियों ने, या इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप बताएंगे यूनानियों ने, क्योंकि जो मेगस्थनीज था वो कौन था? यूनानियों ने ही तो होगा, यूनानियों ने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक का क्वेश्चन ये बन चुका है। तो ये
क्या है इसमें, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि ये क्यों इसके बारे में पूछते हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी देखा हूं, अगर आप स्पीडी में ढूंढेंगे तो ये भी मिल जाएगा, और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी मिल जाएगा। एग्रोनोमोई कहते हैं, ये मौर्य काल का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। तो इसके काम में क्या जिम्मेदारी थी? क्या ये भवन निर्माण अधिकारी था, क्या ये सड़क निर्माण अधिकारी था, ये कृषि विभाग का अधिकारी था, या ये माप तौल का अधिकारी था? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ये सड़क निर्माण अधिकारी था। और कृषि विभाग का जो अधिकारी था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी, गुण पुरुष कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया? अभी तो मैंने बताया था, ये फैक्ट मैंने बताया था आपको, और अशोक ने उसको बुलाया भी था। जो पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीति हुआ था उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था। तो कौन था? अध्यक्षता किया था, पार्टिसिपेट नहीं, अध्यक्षता किया था। तो क्या महाबली, वीरसिंह, तिस्स, रणसिंह? तो ये दोस्तों जो सही जवाब है तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स का नाम आपने जरूर सुना होगा। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना प्रथा से अपने प्राण त्याग दिए थे श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटक में है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे कि वहां पे किस महान मूर्ति का वहां पे स्थापना है, मतलब स्थापित है, एक मूर्ति है बाहुबली की, है ना। तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप ये बताएंगे कि उनका मस्तकाभिषेक कितने वर्षों पर किया जाता है, ये कमेंट करके बताएंगे आप। तो ये पूछ रहा है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? क्या पूर्व का, क्या परिशिष्ट पर्वन का, अंग का, उपांग का? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। परिशिष्ट पर्वन ये किताब है जैन धर्म का। नेक्स्ट है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष शुरू होता था? राजकोषीय वर्ष। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका राजकोषीय वर्ष किस महीने से शुरू होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। मैं इतने सारे कमेंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये दोस्तों कमेंट जब आप करते हैं तब भी आपको कमेंट करते करते याद हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है आप सर्च किया करिए, जो मैं पूछता हूं, क्योंकि पूछ करके मैं ये आपको रिपीट कराना चाहता हूं कि हाँ आपको ये चीज पता है या नहीं पता है, तो आप सर्च करिए उसको। तो कमेंट करके आपको बताना है भारत का जो ये राजकोषीय वर्ष है ये कब से शुरू होता है और कब समाप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब शुरू होता था? तो ये दोस्तों जुलाई में स्टार्ट होता था। जुलाई में जब आपको भी पता होगा सरकारी स्कूलों का भी पढ़ाई हम लोगों का जुलाई में स्टार्ट होता था, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ हूं। और गांव में उस टाइम इतना लू चलता है तो स्कूल महीने डेढ़ महीने के लिए बंद हो जाता था, फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होता था। तो उसी टाइम मौर्यों का भी राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। तो जो शिलालेख हैं वो अशोक के बारे में सबसे बढ़िया और प्रामाणिक जानकारी देते हैं कि अशोक कैसा सोचता था। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? प्रवर्तित का मतलब होता है प्रारंभ होना। तो अशोक का अभिलेख कौन सा? अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख है, दक्षिण भारत में भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लेकिन किस लिपि का प्रवर्तन अशोक ने कर दिया दक्षिण भारत में? तो क्या ब्राह्मी का, अरमाइक का, खरोष्टी का, यूनानी का? ध्यान रखना जो यूनानी है ये उत्तर भारत में मिला है हमें, है ना। उत्तर भारत मतलब अफगानिस्तान के क्षेत्र में। जो खरोष्टी है, अरमाइक है, ये पाकिस्तान के क्षेत्र में मिला हुआ है, पाकिस्तान कुछ अफगानिस्तान। जैसे उसका मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख है अशोक का, वो खरोष्टी लिपि में है और वो पाकिस्तान में है। लेकिन इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि के अभिलेख जो है दक्षिण भारत में ब्राह्मी लिपि को प्रसार करने का जो श्रेय है वो अशोक को जाता है। नेक्स्ट है, अशोक का अभिलेख भारतीय महाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। जो भारतीय उपमहाद्वीप हैं इनके बाहर भी अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस देश में ये पाया गया है? तो क्या ये अफगानिस्तान में, चीन में, बर्मा में, नेपाल में? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी अगर कभी भी लिपि पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अरमाइक लिपि में और कुछ यूनानी लिपि में भी। नेक्स्ट है, अत्यंत पॉलिश किए हुए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहां के खदानों से निकाला गया? कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि जो अशोक के इतने चिकने, इतने पॉलिशदार, बढ़िया सा एकदम अभिलेख मिले हुए हैं वो
कहां से अशोक ने इतना सारा पत्थर ले लेकर के अभिलेख निकलवाया? तो बहुत रोचक तथ्य है, ये तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अशोक ने इतने सारे अभिलेख गढ़वाए, खुदवाए, लेकिन ये कहां से उतना सारा पत्थर, इतना चिकना बढ़िया पत्थर ये प्राप्त किया? तो क्या आपको ये बात पता है? ये दोस्तों मिर्जापुर में, जो मिर्जापुर का जो खदान है वहां से इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये होगा मिर्जापुर के पास जो चुनार है, मिर्जापुर में ये चुनार से ये अशोक ने अपने मैक्सिमम जो शिलालेख हैं उनके पत्थरों को वहीं से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी उक्ति है? तो क्या कौटिल्य की है, प्लिनी की है, प्लूटार्क की है, मेगस्थनीज की? मेगस्थनीज जी बढ़िया थे, भारत के बारे में वर्णन किया इंडिका में, तो उसने ही ये बात लिखी थी। ठीक है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस शासक था, तो वहां से अंजीर मांगा था, शराब मांगा था और एक दार्शनिक मांगा था। तो अंजीर और शराब तो एंटियोकस ने भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया और कहा कि हमारे यहाँ दार्शनिक बिकाऊ नहीं होते। ठीक है, हालांकि उसके बाद डायमेकस भारत आया था, एंटियोकस और डायमेकस। ठीक है, सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस को भेजा था यहाँ पे, तो डायमेकस यहाँ पर आया था, एंटियोकस ने ही भेजा था। डायमेकस यहां पर आया दार्शनिक के रूप में, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है ऐसा एंटियोकस ने पहले मना कर दिया था। तो ये किसके आग्रह पर? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बिंदुसार, बिंदुसार के ही, जो कि अशोक का पिता एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो क्या ये महावंश है, दिव्यावदान है, 13वां बृहत शिलालेख है और 7वां? अगर ये आपको नहीं पता है तो आप सच में गरीब हैं, सच में गरीब हैं। गरीब इसलिए हैं, मैं तैयारी के क्षेत्र की गरीबी बता रहा हूं आपको, आर्थिक गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं। गरीब इसलिए हैं क्योंकि जैसे ही आपने मौर्य वंश से स्टार्ट किया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो 13वां बृहत शिलालेख पता है। तो अगर ये नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आपको मौर्य काल फिर से पढ़ना है, उसके बाद तैयारी को स्टार्ट कर, इसके बाद ये क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? मैंने बताया था अभी आपको, क्या ये उज्जैन का, तक्षशिला का, सुवर्णगिरी का, तोसली का? ये दोस्तों उज्जैन का राज्यपाल था। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? अब यहां पर ध्यान से सुनना, इसमें लुसेंट में गलत दिया हुआ है, कई सारी किताबों में हमें गलत मिला हुआ है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे या कुछ प्रमाणिक सोर्स देखेंगे इतिहासकारों की, तो यहां पर दूसरा बताया गया है और यही सही है। आपके एग्जाम में भी यही सही माना जाएगा, मैक्सिमम में, कई सारे में पहला बताया गया है जो कि सरासर गलत है। तो यहां पर ध्यान रखना कि दूसरा बृहत शिलालेख है, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यह कहता है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? क्या ये गिरनार शिलालेख है, मानसेरा, या 5वां, या कलिंग का पृथक शिलालेख? दोस्तों कलिंग का जो पृथक शिलालेख है, इसी में ध्यान रखना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कलिंग का पृथक। ठीक है, कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, अभी मैंने बताया था आपको, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए कभी भी संपर्क कर सकते हैं। महामात्य मतलब मंत्री लोग, तो कभी भी उसके कर्मचारी भी आकर के अशोक से मिल लेते थे। वो कहता है कि चाहे मैं अगर सार्वजनिक काम से आ रहे थे, पर्सनल काम से नहीं, अगर लोगों की भलाई के काम के लिए आ रहे हैं तो मैं उपलब्ध हूं 24 घंटे। तो ये अशोक का कौन सा शिलालेख कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दूसरा, चौथा, 5वां, छठा? दोस्तों छठा, और ये रट लेना, 5 स्टार वाला ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार मैं कई बार देखा हूं, और स्पेशली एसआई जैसे एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, और ये दोस्तों एसआई के लिए भी, और अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी
जो ट्रिपल एससी एग्जाम होता है, चाहे यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, एमपी का हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना। सबसे प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, सर ये होता क्या है? जो सबसे क्षेत्रीय, सबसे छोटा अधिकारी होता था वो युक्तक होता था, उससे बड़ा जो जिले का अधिकारी होता था वो राजुक होता था, और जो पूरे राज्य का अधिकारी होता था वो प्रादेशिक होता था। तो यही ये कह रहा है, ठीक है। और वही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, तो ये सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक राज्य का होता था, राजुक। कई बार पूछा गया है कि जिले का प्रशासक को क्या कहते थे मौर्य काल में, तो राजुक कहते थे, और युक्तक कहते थे जो क्षेत्रीय अधिकारी होते थे गांव के या ब्लॉक के। नेक्स्ट है विष्टि क्या है? विष्टि एक प्रकार का मौर्य काल में बेगारी होता था, कि जैसे कि अगर आप राजा के लिए कुछ करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, या अगर आपको कोई जुर्माना हुआ है उसके बदले में अगर आप राजा को काम करने होता है, राजा जैसे कह देता था कि भाई टैक्स के रूप में अगर आप पैसा नहीं चुकाना चाहते तो आप इतने घंटे दिन भर में, पूरे एक हफ्ते में या एक महीने में, जो भी उन्होंने तय कर रखा होगा, इतना हमें काम कर देना हमारे लिए। तो एक तरीके से ये बेगारी होती थी। क्या होती थी? बेगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता किसे बोलते थे? तो क्या एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, या ऊसर भूमि है? तो दोस्तों ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे, और इसके अध्यक्ष को सीताध्यक्ष कहते थे। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? मौर्य कला में जितनी चीजें बनी उसमें सबसे यूनिक क्या है, सबसे अच्छा क्या है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण और चैत्य। देखिए ये है तो चारों चीजें अच्छी, चारों ही यूनिक चीजें मौर्य काल में चारों ही विकसित हुई बड़े पैमाने पर, लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया माना गया पहली बार, क्योंकि स्तूप भी ईरानी वगैरह बनाते ही थे, ईरानियों की ही देन है स्तूप। इसके अलावा गुफा निर्माण भी कई सारे राजाओं ने बनवाया था, चैत्य भी पहले बन चुके थे, स्तंभ पर स्तंभ लेख लिखवाना ये मौर्यों ने स्टार्ट किया, और ये बड़ी खूबसूरत चीज है। नेक्स्ट है कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ये क्वेश्चन कर लेना 5 स्टार वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस शासक का है? ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक का नहीं है, कई बार शासक पूछा जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो 2 अभिलेख हैं इसके, एक महास्थान है और दूसरा स्वगौरा है। स्वगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और जो महास्थान है ये बांग्लादेश के बोगरा में है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये किसके अभिलेख हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, तो इन अभिलेखों में बताया गया है कि लोगों का कैसे हेल्प किया गया, अनाज भंडारण की बात भी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसको भेजा था? क्या महेंद्र को भेजा था, संघमित्रा को भेजा था, ए और बी दोनों, या महारक्षित को भेजा था? महेंद्र कौन था? अशोक का पुत्र था। और संघमित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री थी। तो इन दोनों को ही भेजा था, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, एवं शाहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, और दोनों की लिपि खरोष्टी है, से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया? अच्छा लिपि ही पूछा हुआ है, खरोष्टी लिपि, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खरोष्टी लिपि में। नेक्स्ट है कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? अभी मैंने बताया था, ग्रीक मतलब यूनानी, तो यूनानी और अरमाइक लिपि में हमें अशोक के कौन कौन से अभिलेख मिलते हैं? तो कि ये शेर ए कुना कांधार जिसे कहते हैं, यहां पर एक अभिलेख मिला है अशोक का, जो कि यूनानी लिपि में है और अरमाइक लिपि में है, ये अफगानिस्तान में है, और यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, मानसेहरा ये पाकिस्तान में है, कालसी ये उत्तराखंड के देहरादून में है, और कलिंग उड़ीसा में है। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? क्या ये बताने की जरूरत है? मैंने बिल्कुल अभी बताया था आपको। तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में कौन शामिल थे? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। मैंने अभी बताया था आपको सप्तांग सिद्धांत। राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोष, ये तो सही है। संगीत, नृत्य, अरे ये सब बात नहीं है भाई। मंत्री, असैनिक सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण, अरे ये सब भी नहीं है। ये हो सकता है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी, ये भी नहीं बताया गया, तो ज्यादा सही यही है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक का समकालीन तुरमय कहां का शासक था? जब अशोक शासन करता था तो उसके समकालीन एक शासक था जो तुरमय नाम से विख्यात था, और अशोक के साथ इसकी मित्रता भी थी। तो ये कहां का था? क्या मिस्र का था, कोरियंथ था, मेसिडोनिया का था, सीरिया का था? तो इसका सही जवाब क्या है? मिस्र का ये शासक था, व्यापारिक संबंध था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है। तुरमय किसके समकालीन शासक है? तो अशोक के। किसके शासन काल में डायमेकस
यानी कि डायमेकस भारत आया था। मैंने अभी बताया था आपको, एंटियोकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था, बाद में इसने अपने दरबारी जो एक डायमेकस था उसको भेज दिया था। तो किसके दरबार में? क्या ये चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, कनिष्क है? तो इसका सही जवाब है बिंदुसार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार वाला क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का अभिलेख मिलता है। तो मैंने बताया आपको अशोक के 4 अभिलेख, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। अच्छा, अशोक का एक अभिलेख आप याद कर लेना, इसमें तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आप इसको अलग से लिख लेंगे, कंगन हल्ली अभिलेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में मैं हमेशा देखता हूं ये क्वेश्चन पूछता है, कंगन हल्ली अभिलेख। इसकी विशेषता क्या है? अभिलेख अगर कभी आपसे पूछे ना, अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं उनमें एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें अशोक का चित्र मिलता है, अशोक की मूर्ति, अशोक का चित्र बना हुआ है। बाकी किसी भी अभिलेख में अशोक का कोई चित्र हमें नहीं मिलता, लेकिन यह बड़ा ही यूनिक अभिलेख है जिसमें अशोक का चित्र मिलता है। तो ये पहली बात है। और दूसरा, यहां पर रान्यो अशोक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रान्यो अशोक। इसका अर्थ होता है कि राजा अशोक। तो रान्यो अशोक लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। कंगन हल्ली अभिलेख कहां पे है? ये कर्नाटक में है। वैसे अशोक के मैक्सिमम अभिलेख कर्नाटक में ही है, तो कभी आपको तुक्का लगाना हो तो कर्नाटक लगाना। ठीक है, अगर मजबूरी हो तो। गुर्जरा, ये क्या कह रहा है कि अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो क्या गुर्जरा में, अरोरा में? अरोरा मिर्जापुर में ही है, ब्रह्मगिरी में, उड़ीसा में है, ये सारनाथ में। तो इसका जो ज्यादा सही जवाब होगा वो क्या होगा दोस्तों? गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उद्गोलम, ये 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। लेकिन आप यहाँ पे कमेंट जरूर करके ये बताएंगे कि गुर्जरा किस राज्य में है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं यह क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। आने वाले एग्जाम में आप हिस्ट्री में झंडा गाड़ेंगे और पंकज सर को याद करेंगे कि क्या गजब का हिस्ट्री इन्होंने बिल्कुल बता दिया है। आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी अगर आपने ध्यान से, इत्मीनान से क्लास को रेगुलर और पूरा देखते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।